लैब असिस्टेंट पेपर 2016। फिनाइल कीटोन यूरिया मानव का एक एलिंग गुणसूत्री अप्रभावी विकार है। यदि इससे प्रभावित नवजात शिशुओं की आवृत्ति 14,000 में से 1 हो तो यादृच्छिक संगम मानते हुए विषम युग्मजों की आवृत्ति क्या होगी? तो ये हो जाएगा 0.017। कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से मिलाना है। कॉलम 1 में पुष्प क्रम दे रखे हैं और कॉलम सेकंड में पादप का नाम दिया हुआ है। साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है यूफोर्बिया में। चक्रिक पुष्पक्रम साल्विया पादप में। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम फाइकस जाति में। समसिक पुष्पक्रम कैंडिटफ पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन 2 करेक्ट। इसमें प्रकथन दे रखा है और प्रकथन का मिलान करना है। तो यहाँ प्रकथन दिया हुआ है कि उत्प्रेरक एक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। इसका कारण है शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय करता है। तो इसका ऑप्शन 3 है कि प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है। भारत में कौन सा HIV का प्रकार सर्वाधिक पाया जाता है? सब टाइप। तो सी पाया जाता है। तो ऑप्शन 1। अत्यधिक पुनरावृत्त DNA इनमें से देखा जा सकता है। तो इसमें DNA की क्लोनिंग इसमें नहीं देखा जाता, बल्कि टीलोमियर, सूक्ष्म अनुषंगी DNA और सेंट्रोमियर में देखा जा सकता है, क्योंकि ये तीनों गुणसूत्र के भाग होते हैं, जबकि क्लोनिंग में गुणसूत्र खंड को जोड़ा जाता है वाहक में। ऑप्शन 4 करेक्ट। यूरिया चक्र एवं क्रेब चक्र इससे जुड़े होते हैं, फ्यूमेरेट से जुड़े होते हैं। एक संवाहक, जिसको क्लोनिंग संवाहक, एक वाहक DNA अणु होता है जिसके साथ मानव DNA का टुकड़ा संयोजित किया जाता है। DNA स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से बृहद आकार की ओर है। तो सबसे पहला हो गया प्लाज्मिड, फिर जीवाणु, कॉस्मिड और BAC जीवाणुविक कृत्रिम गुणसूत्र। BAC को कहते हैं जीवाणुविक कृत्रिम गुणसूत्र। तो ऑप्शन 3 सही होगा। उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है जब पादपों में उसकी सांद्रता कम हो। सल्फर, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन सभी होंगे। यदि एक विशिष्ट एमिनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयुक्त हो तो सैद्धांतिक रूप से इससे कितने विशिष्ट एमिनो अम्ल कोडित होंगे? तो इससे 256 एमिनो अम्ल कोडित होंगे। मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में। तो इसका कारण है गर्त व्यवहारों का गहरा पाया जाना। तो यहाँ पे ऑप्शनों में दे रखा है, कोई सा भी सही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। हीरोइन का रासायनिक सूत्र है स्मैक का C21H23NO5। ऑप्शन 1 सही। सही कथन का चयन करना है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती, मूल में क्यूटिकल नहीं पाई जाती, सही है। पृष्ठाधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं, सही है। द्विबीजपत्री, मूल में जाइलम फूलों की संख्या 2 से 4 तक हो सकती है। देखा जाए तो द्विबीजपत्री तने में संभेनीयधा उत्पत्ति के स्वभाव में पूर्णतः द्वितीयक होती है। तो डी ऑप्शन गलत है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। सही कथन का चयन करना है। प्रथम खोजा गया हार्मोन सीक्रेटिन है, सही है। अधिवृक्क बलकुट की उत्पत्ति एंडोडर्म से नहीं होती, इसकी उत्पत्ति होती है मीजोडर्म से। एंजियोटेंसिन सेकंड वाहिका संकीर्णन को उत्तेजित करता है और रक्तदाब को बढ़ाता है, सही है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली ग्रसनीय उपकला से एक
अंतर्वलन यानी इनवेंजिनेशन, जिसे रौथके की धानी कहते हैं, से उत्पन्न होता है। तो ये गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन हो गया पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कथन दे रखे हैं और कथन की और कारण की पहचान करनी है। हृदय पेशियाँ संकोच के जैसी दिखाई देती है, लेकिन औतिकी के अनुसार संकोच नहीं है। कारण है, हृदय पेशी तंतु शाखायुक्त एवं अंतर संयोजी होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका झिल्ली से आवृत केंद्र में एक केंद्रक लिए हुए एक संपूर्ण इकाई होती है। तो इसका जो कारण और कथन दोनों सही है, कारण भी सही है और सही स्पष्टीकरण किया गया है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अब यहाँ दिखाया गया है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में एक तो वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है और एक हिंदी नाम है। तो बेबिलियो को बोलते हैं पुस्तक कब है, लिम्नो को बोलते हैं झील कब है, और जीरोंटो को बोलते हैं, पायरो को बोलते हैं अग्नि कब है, और जीरोंटो को बोलते हैं बुढ़ापे कब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसमें सही सुमिलित करना है तो एपोप्टोसिस और परिगलन दोनों ही कोशिका के नष्ट होने की प्रक्रिया है। एपोप्टोसिस में कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे कोशिका झिल्ली फट जाती है और सारे अंतर वस्तुएं कोशिका में बाहर आ जाते हैं। इस तरह से कोशिका की मृत्यु होती है। और परिगलन में कोशिका के अंतर वस्तुएं अंदर रासायनिक क्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है, ऊर्जा का उपयोग होता है और इसमें कोशिका झिल्ली ज्यों के त्यों बनी रहती है। तो इसके लिए ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ परिगलन में भांस कोशिका दिया झिल्ली गया है। चोट लगने से फटती है। दिए गए ऑप्शनों में से कोई सा सही नहीं है। अब यहाँ वंशावली विश्लेषण दिया गया है, इनमें सर्वाधिक उपयुक्त वंशावली बतानी है। तो नर्मदा है। अब इसमें ये वंशावली चार्ट दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रियल चार्ट है। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। कोशिका का प्रकार जिसमें HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की कमी होती है। एंटीजन किसमें पाए जाते हैं, RBC में पाए जाते हैं। तो लाल रुधिर कोशिकाएं इसमें हो जाएंगी। ऑप्शन 1 इसका आंसर। यहाँ हमें गलत मिलाई गई सूची का चयन करना है। पॉक्स वायरस, मिक्सो वायरस, TMB और एडिनो वायरस बता रखे हैं। तो यहाँ पे तो जो एडिनो वायरस है इसमें डबल स्टैंड DNA होता है, यही गलत है। इसमें सिंगल स्टैंड DNA दे रखा है। TMB में सिंगल स्टैंड होता है, मिक्सो में सिंगल स्टैंड, पॉक्स वायरस में डबल स्टैंड DNA होता है। और मिक्सो में वायरस होता है, यानी पॉक्स वायरस में डबल स्टैंड DNA होता है, मिक्सो वायरस में सिंगल स्टैंड RNA होता है, TMB में डबल स्टैंड RNA होता है। TMB में सिंगल स्टैंड RNA होता है। अब इसमें लाइकेन और लाइकेन के प्रकार बताने हैं। पारमिलिया में फोलियोस प्रकार का लाइकेन होता है, क्लेडोनिया में फ्रूटिकोस प्रकार का लाइकेन होता है, हेमोटोमा में क्रस्टोज प्रकार का लाइकेन होता है। लेकिन जो पेल्टिगेरा है इसमें लाइकेन 3 ही प्रकार के होते हैं, फोलियोस, फ्रूटिकोस और क्रस्टोज। तो इसका ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी जीवों के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सूक्ष्मदर्शी है फेज कॉन्ट्रैक्ट सूक्ष्मदर्शी। केंद्रीय अभिरंजक का उदाहरण है। तो केंद्रीय अभिरंजक का उदाहरण हिमेटोजाइलिन है। तो हिमेटोजाइलिन इसमें है नहीं, तो बांस दिया गया है। रुधिर उत्पादक स्तंभ कोशिकाएं इनमें पाई जा सकती है। तो रुधिर उत्पन्न करने वाली स्तंभ कोशिकाएं परिधीय रुधिर वाहिकाओं में, अस्थि मज्जा में, नाभिकीय रज्जु में, तीनों में पाई जाती है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाए। नीचे दी गई तालिका है, उसमें गलत मिलाई गई मदों का चयन करना है। आनुवंशिक कोड दे रखा है। हमसे यहाँ जेनेटिक कोड के बारे में पूछा गया है, तो हमें ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ एक का याद रखना, प्रोलीन का। प्रोलीन का सिंपल है
डबल सी और लास्ट के UCAG, डबल सी UCAG। एक पादप जिसका जीन प्रारूप कैपिटल ए समरूप है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी है, स्वयं परागण होने पर पहली पीढ़ी में सभी पौधों का फिनोटाइप समान प्राप्त होगा और दूसरी पीढ़ी में स्वयं परागण कराया जाता है तो पौधे 3:1 फिनोटाइप के प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक लंबाई वाली क्रेनियल तंत्रिका है 10, ऑप्शन ए सही होगा। रुधिर स्कंदन कारक 13 है, हैगमेन का 12, थ्रोम्बोप्लास्टिन का 3, क्रिसमस का 9, प्रोकन्वर्टिन का 7। प्राकृतिक है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल। कृत्रिम है 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये बुक के अनुसार है। प्रश्न के अनुसार इंडोल पायरुविक एसिड और फिनाइल एसिटिक एसिड को भी प्राकृतिक ऑक्सीजन माना गया है। इसी कारण इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पादप की सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड सेल में गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है तो एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी। एल्यूरोन परत में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है सिनर्जिड सेल के यानी कि 8 या 24। ऑप्शन 4 करेक्ट। उच्च पादपों की पार्श्व मूल उत्पन्न होती है पेरिसाइकल यानी परिरंभ से उत्पन्न होती है। 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर के समान रूप से वितरित द्रव्यमान और 1 मीटर त्रिज्या के गोले की अवधारणा कीजिए। एक व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 mr²। यहाँ द्रव्यमान को हम प्रति घन मीटर दे रखा है तो हम इसको द्रव्यमान को कुल द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान हो जाता है 4/3 πr³। m की जगह पर 4/3 πr³ रख के इसको हल करेंगे तो हमें 1.67 प्राप्त होगा। 1 किलो द्रव्यमान और 2.2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार वलय की अवधारणा करते हैं। इसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत एक अक्ष के सापेक्ष यह 10 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन कर रहा है। कोणीय संवेग का मान ज्ञात करना है। तो कोणीय संवेग L बराबर होता है ओमेगा आई। कोणीय वेग ओमेगा रेडियन पर सेकंड अर्थात 2πn, जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr²। वलय का केंद्र के सापेक्ष हल करने पर 6.280 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आता है जड़त्व आघूर्ण। एल लंबाई और समान रूप से वितरित m प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान की एक क्षण अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। यदि क्षण की कोणीय गति t सेकंड में 0 डिग्री से ओमेगा को बदल देती है तो लगने वाला बलाघूर्ण ज्ञात करना है। तो बलाघूर्ण टॉ बराबर होता है LR² या JR² यानी कि कोणीय संवेग इंटू घूर्णन त्रिज्या, बलाघूर्ण त्रिज्या। एक आदर्श गैस के लिए नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv इस प्रकार संबंधित है। तो Cp माइनस Cv बराबर R। तो Cp माइनस Cv बराबर R, तो ऑप्शन 2 सही होगा। 30 डिग्री सेल्सियस ताप के एक हौज यानी सिंक और 90 डिग्री सेल्सियस ताप के एक स्रोत के मध्य कार्यशील एक प्रतिवर्ती ऊष्मा इंजन की दक्षता ज्ञात करनी है। टेम्परेचर को केल्विन में परिवर्तित करके स्रोत माइनस सिंक बटे स्रोत बराबर दक्षता आ जाएगी 20/121।
एंट्रोपी वातावरण की ऊर्जा होती है, अतः रुद्धोष्म प्रसारण वातावरण से कोई संबंध नहीं होता, अतः एंट्रोपी नहीं बदलेगी। एक पिंड सरल आवर्त गति करता है, निम्न में से पिंड की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और दोलन के केंद्र से उसकी दूरी के मध्य संबंध निरूपण करने वाले सही आरेख का चयन कीजिए। तो जहाँ पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। एक ऊर्ध्व स्प्रिंग अपने एक छोर से लटकी है और उसके निचले छोर पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। उसको ऊर्ध्व तल में दोलित किया जाता है। दोलन का आयाम 0.1 मीटर है और समय t बराबर 0 पर विस्थापन 0.1 बटे √2 मीटर है। स्प्रिंग का बल नियतांक 10 न्यूटन प्रति मीटर लेते हुए और घर्षण बल को शून्य मानते हुए विस्थापन और समय के मध्य संबंध स्थापित करना है। यहाँ T0 पर विस्थापन, जहाँ पर वह विस्थापन है जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का आधा होता है और वहाँ पर फाई का मान π/4 होता है। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन समीकरण हो जाती है। ऐसी स्थिति में विस्थापन समीकरण y बराबर a sin πt प्लस फाई हो जाती है। तो फाई का मान हो जाता है π/4। 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग जिसका बल नियतांक 25 न्यूटन प्रति मीटर है छत से लटकती है और इसके निचले सिरे पर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका है। यदि उसे 10 सेमी नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है तो स्प्रिंग 5 सेमी ऊपर जा चुकी है, तब उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर √k/m होता है। समीकरण में मान रखकर हल करने पर हमें 0.0938 जूल प्राप्त होता है। और यहाँ जो अगला क्वेश्चन है, एक पिंड ओमेगा नॉट आवृत्ति से सरल आवर्ती गति कर रहा है और उस पर ओमेगा आवृत्ति का दोलित बल लगाया जाता है। अवमंदन बल को निरूपित करने वाला अवमंदन नियतांक v है। अनुनाद की अवस्था जब दोलन का आयाम अधिकतम होता है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ दे रखा है कि जो पिंड की जो सरलावर्त गति है ओमेगा 0 है और आवृत्ति जो बल लगाया जा रहा है वो ओमेगा है। तो यहाँ पर जो बल लगाया जा रहा है वो अवमंदन बल के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ जब अवमंदन बल 0 होगा तब ऐसी स्थिति में पिंड की आवृत्ति लगने वाले बल के बराबर होगी। और जब आयाम तभी आएगा जब b के मान शून्य नहीं होंगे और ओमेगा का मान ओमेगा 0 से कम होगा तब। तो ऑप्शन 2 और 3 सही होंगे, बाकी सब गलत होंगे। किसी एक बिंदु पर दो तरंगे दाब परिवर्तन P1 बराबर P sin 2 पाई न्यू टी और P2 बराबर P sin 2 पाई न्यू टी माइनस फाइव उत्पन्न करती है। जब फाइव बराबर 1/4 हो तो इस बिंदु पर परिणामी तरंग आयाम होगा। जब फाइव बराबर 1/4 हो तब कण की प्रारंभिक स्थिति आयाम के 1/√2 पर होती है। अब ऐसी स्थिति में परिणामी तरंग निकाली जाए तो P√2 आएगी। 100 और 1 तीव्रता के दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों के व्यतिकरण द्वारा उत्पन्न प्रारूप में तीव्रता अनुपात होगा। तो यहाँ पे फ्रिंज की तीव्रता बराबर प्रकाश की दोनों तीव्रताओं के वर्गमूल के योग का वर्ग करने पर हमें फ्रिंज की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ होगा 121 अनुपात 81 प्राप्त होगा, मैक्सिमम बटे मिनिमम। I बराबर I1 वर्ग मूल प्लस I2 वर्गमूल दोनों के कोष्टक बंद का स्क्वायर। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्ष गति से आ रही है। इनमें से एक रेलगाड़ी का इंजन 100 हर्ट्ज की आवृत्ति की सीटी बजाता है।
रेलगाड़ियों के एक दूसरे को पार करने के बाद दूसरी रेलगाड़ी में एक यात्री द्वारा सुनी गई सीटी की आवाज़ी आवृत्ति होगी। तो यहाँ क्वेश्चन को घुमाया गया है। पहले तो वो कह रहा है कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं, फिर लास्ट में कह रहा है कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हमें एक दूसरे से दूर वाला ही क्वेश्चन निकालना होगा। तो इसके लिए आ जाएगा 91.9 हर्ट्ज होगा। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य दूरी लगभग 0.5 गुणा 10 की घात -10 मीटर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य कूलाम बल का मान है। तो कूलाम बल E बराबर 1/4 पाई ईटा 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का आवेश Q2 प्रोटॉन का आवेश, आर स्क्वायर बराबर है दोनों के मध्य की दूरी का वर्ग। और के का मान 1/4 पाई ईटा 0 को के बोलते हैं और के का मान होता है 9 × 10 की घात 9। मान रख के हल करने पर हमें -9.2 × 10 की घात -8 न्यूटन आएगा। हमें माइनस में लेना पड़ता है क्योंकि कूलाम आवेश की बात कर रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर कुल आवेश 1 माइक्रो कूलाम है। इस गोले के द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर के कैपिटल Q बटे आर स्क्वायर। तो Q यहाँ पर आवेश है और आर स्क्वायर इसकी त्रिज्या है। मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 9 × 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 2 × 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है और उसी पृष्ठ से बाहर आने वाले फ्लक्स का मान 8 × 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो पृष्ठ के अंदर आने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। पृष्ठ से संबंध फ्लक्स का मान बराबर होता है आउटपुट फ्लक्स माइनस इनपुट फ्लक्स। फ्लक्स बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 की घात -12। इसका मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.053 माइक्रो कूलाम। समान परंतु विपरीत आवेशों के दो समांतर समतल पृष्ठों की अवधारणा कीजिए और सही कथन का चयन करना है। ऐसी स्थिति में समतलों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है, परंतु समतलों के बाहर यह 0 होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक परिपथ दिया हुआ है, इसमें बिंदु x को 0 विभव पर मानते हैं। बिंदु y पर विभव के लिए सही विकल्प का चयन करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें नगण्य दे रखा है। तो ये चित्र है, चित्र के अनुसार बताना है। परिपथ तो हम जानते हैं कि सबसे पहले सेल का टर्मिनल मिलता है, परिपथ दे रखा है हमको x और y के बीच में देना है। यहाँ पर तो हमें 2 वोल्ट धारा की दिशा में चलना है तो माइनस का आएगा। और दूसरा प्रतिरोध का विभव हमेशा ये है कि जो सेल का और जो दूसरे सेल का हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा जब हम y की तरफ से चलते हैं। तो y बराबर नहीं हमें यहाँ विभव ज्ञात करना होता है। तो हम y की तरफ से x की ओर चलते हैं। तो y प्लस फिर प्लस बैटरी, तो बैटरी का ऋण टर्मिनल आया है तो हम -2 वोल्ट लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे, हम प्रतिरोध आया तो प्रतिरोध का +2 वोल्ट हो जाएगा। फिर सेल आया तो सेल का ऋण धन टर्मिनल है तो इसकी वोल्टता भी धनात्मक होगी तो 1 वोल्ट होगा। फिर बराबर x आता है तो फिर x आएगा, x को हम बराबर में लिख देते हैं, बराबर x। तो जब x का मान 0 रख देते हैं तो y बराबर हमें 1 विभव प्राप्त हो जाएगा। कट जाएंगे आपस में। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अतः ये ब्रिज क्या है, बटे का काम करता है। तो 6/r वेरिएबल बराबर 1/5 RX होगा। इसका मान रख देंगे तो हमें जब इनका अनुपात बराबर मिलता है तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 3 ओम प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन,
मीटर सेतु परिपथ में संतुलन बिंदु जे एजे बराबर एल सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है जब आर और एक्स के मान दुगने कर दिए जाए और फिर वे परस्पर बदल दिए जाते हैं, तब संतुलन बिंदु की स्थिति होगी। तो ये भी क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। जब इनका हम लंबाई ये बटे का काम करता है आर बटे एक्स, तो उसी तरह से एल बटे एक्स, तो आर का मान दुगना करेंगे तो एक्स का मान भी दुगना हो जाएगा। बात वही है। तो इनके हम उल्टे सुलटे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो संतुलन लंबाई को बदल दिया जाए तो संतुलन लंबाई क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन है कि परिपथ में एक 4.5 वोल्ट के सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसके द्वारा धारा प्रवाहित होती है। जब विद्युत वाहक बल ई के एक दूसरे सेल को 3 ओम प्रतिरोध पर जोड़ा जाता है तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ई का मान क्या होगा। तो पहले हम इसका पूरे परिपथ की धारा निकाल देते हैं और धारा निकालने के बाद में धारा को 3 ओम से गुणा कर देते हैं और 3 ओम का जो वोल्टता आती है वही सेल की वोल्टता होगी, यानी कि ऑप्शन 2 यानी 1.5 वोल्ट होगी दूसरे सेल की वोल्टता। जब दो बिंदुओं S1 और S2 से निकल रही समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है। तो इसके लिए दोनों तरंगों की तीव्रता समान होनी आवश्यक नहीं है। S1 और S2 पर दोनों तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ नियत परंतु आवश्यक रूप से शून्य नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन 4 अप्लाई करनी पड़ेगी। चौथा ऑप्शन सही होगा। एकल स्लिट से प्रकाश के विवर्तन की अवधारणा कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता और उसके दोनों ओर पड़ने वाले प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता का अनुपात होगा, यानी कि 22/1 होगा इनकी तीव्रताओं का अनुपात, केंद्रीय उच्चिष्ट और प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता का अनुपात। वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 व 1.33 है। कांच से जल में प्रवेश करने वाली एक पुंजिका के लिए ध्रुवण कोण होगा। तो इसके लिए हो जाएगा प्रति 10 1.33 बटे 1.54, यानी कि आपतन का के माध्यम का अपवर्तनांक बटे अपवर्तन के माध्यम का अपवर्तनांक। ऑप्शन 2 सही होगा। एक नेत्रिका की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। आवर्धन गुणांक 100 की एक दूरबीन के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी होगी। तो आवर्धन गुणांक बराबर होता है अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी बटे नेत्रिका की फोकस दूरी। तो आवर्धन गुणांक 100 से इसको गुणा कर देंगे नेत्रिका की फोकस दूरी से, 250 सेंटीमीटर आ जाएगी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। ड्यूटेरियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के लिए होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए है वही ड्यूटेरियम परमाणु के लिए हो, क्योंकि ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन परमाणु है, अतः 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगी। अगला क्वेश्चन, बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का n बराबर 2 कक्षा में कक्षीय कोणीय संवेग NH/2 गुणा अंडरवुड L इंटू L प्लस 1। L द्विगंशी क्वांटम संख्या है। आंसर हो जाएगा n से n कट जाओ तो H/π रह जाएगा। ऑप्शन 3 सही होगा। विकर्ण क्वांटम संख्या की बात करें तो NH/2 अंडरवुड S इंटू S प्लस 1 होता है। ट्रीशियम यानी हाइड्रोजन परमाणु है। ट्रीशियम परमाणु की n बराबर दो अवस्था के लिए बोर कक्षा की त्रिज्या होगी। तो बोर कक्षा की त्रिज्या बराबर r यानी कि 0.529 गुणा n² यहाँ हो जाएगा 2.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्रमशः। न्यूट्रॉन का नाभिक का द्रव्यमान होता है 1.008, प्रोटॉन के लिए 1.007 और हीलियम के लिए होता है 4.039
2 9 3 2 9। तो इसमें सही कथन की पहचान करनी है। तो हीलियम नाभिक में से एक नाभिकीय कण को निकालने पर औसतन 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और यही बात दूसरे ऑप्शन में दे रखी है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही है। हीलियम नाभिक की ऊर्जा 27 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। यूरेनियम 235 नाभिक का विखंडन कर रखा है, और हमें 1 ग्राम यूरेनियम में के विखंडन पर मुक्त होने वाली ऊर्जा बतानी है। तो एक नाभिक के विखंडन की द्रव्यमान क्षति ज्ञात करने के लिए उत्पाद की द्रव्यमान माइनस अभिकारक का द्रव्यमान, फिर इसको हम एएमयू प्राप्त हो जाएगा। इसको 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से गुणा कर देंगे तो 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी एक नाभिक से। अब 1 ग्राम में कितने नाभिक होते हैं, उसके लिए 1 ग्राम बराबर एवोगाद्रो संख्या यानी कि 6.023 इंटू 1023 बटे 235 यानी कि अणुभार। इसको 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से गुणा कर देंगे, हमें 5.06 इंटू 1023 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी। अब इसको हम 13.6 इंटू 10⁻⁻13 से गुणा कर देंगे तो हमें जूल में ऊर्जा प्राप्त होगी 8.1 इंटू 1010 जूल। तो ऑप्शन 4 सही होगा इसका आंसर। में 2 ड्यूटेरियम नाभिक मिलकर के हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक नाभिक के प्रत्येक कण की ऊर्जा दे रखी है। तो सही कथन का चयन करना है। यह क्रिया संभव है, पहला ऑप्शन गलत। क्रिया हो सकती है और ड्यूटेरियम नाभिक को कुल ऊर्जा 14 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट दी जाएगी, तो दूसरा गलत। क्रिया में उत्सर्जित होगी ऊर्जा, क्रिया में 24 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। ड्यूटेरियम नाभिक के प्रत्येक कण की ऊर्जा 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, हीलियम नाभिक के प्रत्येक कण की ऊर्जा 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। पीएन संधि के गठन की प्रक्रिया में क्या सही है? तो सही है कि संधि के आर पार आवेश एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करता है। क्या क्या सही है? प्रसरण होता है, इलेक्ट्रॉन एवं होलों का प्रसरण सीमित होता है, और संधि के आर पार विद्युत विभव शून्य नहीं होता। चित्र में बी सी ई बराबर 2 वोल्ट है, 0.2 वोल्ट, तो आई सी का मान क्या होगा? तो आई सी का मान है, संग्राहक धारा का मान हो जाएगा 2.085 मिली एम्पियर। हमें लॉजिक गेट दिया हुआ है, और लॉजिक गेट का हमें आउटपुट बताना है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा और एक्सक्लूसिव। और इसकी आगे की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं इसका लिंक। आगे चलते हैं। एक 5:1 का ट्रांसफार्मर एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के परिपथ से जुड़ा है, जिसमें कि 50 किलो ओम का लोड है। निवेशित वोल्टता 220 वोल्ट पीके है, तो आई डीसी होगी। इसको हल करने पर हमें 280.1 माइक्रो एम्पियर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, तो इसमें क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट सही नहीं है? तो पहला सेट सही नहीं है, क्योंकि इसमें m बराबर +3 दे रखा है, जो कि +3 कभी नहीं आता। l का मान हमेशा n से 1 कम होता है, और जितने l के मान होते हैं उतने ही मैक्सिमम m के मान होंगे। अगला क्वेश्चन निम्न में से सत्य है, तो इसमें सभी सत्य है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फिर 68 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p(x²), तो यहाँ पर जो pz बराबर 0 दे रखा है, यह ओंडे के नियम का पालन नहीं करता। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑपो के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम भरे जाते हैं, यानी कि n का मान जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। फिर बाद में पाउली ने n+l का नियम दिया था। फिर इसके बाद में हुंड ने दिया था। हुंड का नियम था इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब होगा जब समान ऊर्जा के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फिर अगला है विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता का मतलब होता है
कि बंधित संयोजी परमाणुओं को अपनी ओर जो आकर्षित करता है उसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, और आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि NS² Np की घात 5, यानी 17वें वर्ग के सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है। किसी परमाणु के 2 क्रमिक आयनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किस में वृद्धि के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। अगला, निम्न में से अंतराकाशीय हाइड्राइड है। अंतराकाशीय हाइड्राइड है कॉपर हाइड्राइड, क्योंकि इसमें कॉपर का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु भार सबसे अधिक है, इसमें हाइड्रोजन आसानी से फिट हो जाता है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? ताकि सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सके। निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? तो बोरिक अम्ल BOH का होल थ्राइज, यानी कि यह युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अपनी लोन पर लेने की क्षमता रखता है। अगला, सिलिकॉन के बहुलक होते हैं। बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को निम्न में से किसे मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है? तो ट्राइमेथिल सिलिकॉन क्लोराइड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अत्यधिक प्रयोग में लिया जाने वाला अपचायक है SnCl2। किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य पर हो सकती है, इस ताप को कहते हैं गलनांक एवं हिमांक दोनों कहते हैं। किसी रासायनिक तंत्र के साम्य अवस्था में होने पर निम्न में से क्या समान होता है? अग्र अभिक्रिया एवं प्रतीप अभिक्रियाओं की दरें समान होती है, बाकी सब गलत है। HI हाइड्रोजन और आयोडीन में विघटित हो जाती है। आर्गन गैस को मिलाने पर इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आर्गन गैस एक निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस है, अतः आसानी से अभिक्रिया नहीं करती, अतः इसी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्वितीय समूह के मूलकों का विश्लेषण करते समय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में H2S गैस को प्रवाहित की जाती है। यहाँ HCl के स्थान पर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फर का ऑक्सीकरण कर देते हैं। निम्न में से किस यौगिक के जलीय विलयन का pH न्यूनतम होता है? तो इसमें दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारों का होता है, यानी कि NH4Cl का होता है। प्रबल अम्ल के और प्रबल क्षार के आयनों का नहीं होता। CA3PO4 का होल ट्वाइस की जल में विलेयता x मोल प्रति लीटर है, तो इसका विलेयता गुणनफल होगा। इसमें क्या है कि विलयन की अवस्था में कितने मोल अणु के बन रहे हैं, उन मोलों को अणु की सांद्रता से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 108 × 10⁵ समापन सूचक की पहचान करनी है। तो प्रबल अम्ल का सूचक है ऑरेंज, प्रबल क्षार का सूचक है फिनोफ्थेलिन। तो यहाँ सही नहीं है कि पहचान करती हैं, तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, इसका सूचक मिथाइल रेड नहीं है। किसी गैस का क्रांतिक ताप उसके अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतराणविक बल की मात्रा पर निर्भर करता है। कुछ गैसों के क्रांतिक ताप नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ देखना ये है कि कमरे के ताप पर कौन कौन से पदार्थ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और कौन कौन से गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं उनमें द्रव्य प्रवृत्ति होती है ताप बढ़ाने पर, और जो नहीं है वो नहीं होते हैं। तो ऐसा करेक्ट आंसर 3 हो जाए, क्योंकि अमोनिया को बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, फिर उसके बाद में CO2 को देनी पड़ती है, और फिर उसके बाद में कम देनी पड़ती है ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन को तो बहुत ही कम, यानी कि उसको देने की आवश्यकता ही नहीं है। आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। तो इस सारे ऑप्शन इस नियम का पालन करते हैं आदर्श गैस समीकरण का, अतः इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियोन के निम्न 3 समस्थानिकों के आपेक्षिक विसरण की दर ज्ञात करनी है। तो विसरण की दर
उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः जिसका घनत्व यानी कि परमाणु आकार छोटा होगा उसकी विसरण की दर अधिक होगी और जिसका बड़ा होगा उसकी विसरण की दर कम होगी। तो इसका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर उसका पृष्ठ तनाव और श्यानता दोनों ही कम हो जाएगी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 293 केल्विन यानी कमरे के ताप पर किसी द्रव की श्यानता अधिकतम होगी। तो जल, मरकरी, ईथर, तो ये सब क्या है, कम होगी, लेकिन ग्लिसरीन सबसे गाढ़ा होता है। अतः ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो अधिक वाष्पशील द्रवों का दाब अधिक होता है, बिल्कुल सही है। ताप में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब कम होता है, ये गलत है। डाईमेथिल ईथर एथिल अल्कोहल की तुलना में शीघ्र वाष्पित हो जाता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आणविक ठोस का उदाहरण है सल्फर 8 और आयोडीन I2, ये दोनों ही ठोस अवस्था में मिलते हैं, लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों ठोस अवस्था में नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन, यानी कि अत्यधिक कठोर काला ठोस 27 डिग्री सेल्सियस पर सिलिकॉन कार्बाइड पाया जाता है जो ऊर्ध्वपातिज हो जाता है। फिर अगला, सफ़ेद ठोस गलनांक 613 डिग्री सेल्सियस द्रव विद्युत का चालन करता है परंतु ठोस नहीं, है लिथियम क्लोराइड का है। पीला ठोस विशिष्ट गंध गलनांक 120 डिग्री सेल्सियस ट्राईमेथिल यानी कि मेथिल ट्राईआयोडाइड, ये इसकी विशेषता है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है, यानी कि आयोडीन के विषय में। शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोष, शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं, जबकि फ्रैंकेल दोष में फ्रैंक करते हैं, यानी कि इसमें एक बड़ा परमाणु होता है, छोटा परमाणु होता है। तो छोटा धनायन बड़े परमाणु के स्थानों में छिप जाता है, यानी कि इसमें न धनायन गायब होता है न ऋणायन गायब होता है, सिर्फ अपना स्थान बदल लेता है एक धनायन और एक होल बन जाता है। तो ये विशेषता पाई जाएगी सिल्वर ब्रोमाइड में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम ब्रोमाइड का 1.135 एम विलपन बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें इनको पढ़ना है और सही बताना है। तो 1.135 मोल KBr को 1 किलोग्राम जल में घोलकर बनाया जाता है। चौथा ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत है, 1 से लेकर के 3 तक गलत है। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। तो इसमें हमने दे रखा है कि तीसरा ऑप्शन जर्मन सिल्वर ठोस का ठोस में विलयन है, क्योंकि जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिश्र धातु है और मिश्र धातु ठोस का ठोस में, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा, बाकी चारों गलत होंगे, यानी बाकी तीनों गलत होंगे। किसी विलपन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला, नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रथम पद में मध्यवर्ती Z होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H आयन इजिकल टू Z। तो यह द्वितीय कार्बोनियम आयन बनाएगा। अगला, चरावयवता एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयवता है, यानी कीटोइनोल समावयवता है। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी CH3 CH2 Br प्लस एक्वा KOH इजिकल टू CH3 CH2 OH प्लस KBr। यह एक प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला, एल्केन एल्कीन एवं एल्काइन प्रत्येक के 1 मोल के दहन से CO2 के निकल कितने मोल प्राप्त होंगे। तो N मोल ही प्राप्त होंगे तीनों से। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल A के साथ एवं फिनोल B के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाते हैं। तो A सोडा लाइम होगा और B जिंक चूर्ण होगा। नेक्स्ट, एक एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन एवं फार्मेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, एल्कीन होगा 2 मेथिल प्रोपीन। अब हिंदी के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी। यह श्यामल दास द्वारा लिखी गई।
मीसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मध्य पुरापाषाण कालीन युग। निम्न में से कौन कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी? तो ये डूंगरपुर के राजाओं द्वारा। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? राम माधो सिंह था। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? वो थे शाहजहां। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता? तो इसमें राणा प्रताप सिसोदिया है, राजा मानसिंह कुश है, जसवंत सिंह राठौड़ है और महाराणा हमीर गोहिल है। अगला युद्ध दे रखे हैं और इनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, फिर खानवा का, फिर सामेल का और फिर भटवाड़े का युद्ध हुआ। मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में, कोसवर्धन बारा में और सोनारगढ़ जैसलमेर में है। संत पापूची के शिष्य मुख्यतः रहवारी हुआ करते थे। राणा कुंभा को बीणा में वाद्ययंत्र में दक्षता हासिल थी। कोटा चित्रकारी शैली विषय वस्तु में शिकारियों के दृश्य ज्यादा हुआ करते थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। शेख हमीदुद्दीन मिठले महावली ये गागरोन से संबंधित हैं। मौलाना जियाउद्दीन ये जयपुर से संबंधित है। शेख नजमुद्दीन ये फतेहपुर से संबंधित है और शेख बाबा इसहाक ये खाटू श्याम से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? गागरोन। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये गागरोन से संबंधित थे। श्रृंगार छबरी राणा कुंभा की पुत्री श्रृंगार छबरी कृष्णा की शादी का मंडप यह किसकी है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला बारा जिले में लगता है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1669 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्दीन की रानी नाथावती बूंदी की थी, इन्होंने करवाया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर था महाराजा गंगा सिंह था। मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 22 जनवरी 1818 को किए गए थे। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। ये की थी सितंबर में भरतपुर ने और अलवर ने नवंबर में 1803 में की थी। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक लाल वर्मा द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायरसिक के कृत्य से दुगनी बीभत्स कांड बताया था? नींबू चढ़ा घटना मई 1925 की थी। प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया। नव राजस्थान की राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे सत्यनारायण चौधरी थे। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। तो ये अवरोही क्रम। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार बताना है। अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो ये है उत्तरी वृहद मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध है? तो लसाड़िया का पठार उदयपुर में है, उड़ियारा का पठार सिरोही में है
और बोहराट का पठार उत्तरी राजस्थान में है। अगला, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में 2 बार प्रवेश करती है तो वह माही नदी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है। तो ब्यास नदी परियोजना राजस्थान और हरियाणा की है, ऑप्शन 4 सही है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। ओपेन के अनुसार जी राजस्थान के पूर्वी भाग में पाया जाता है, उत्तरी भाग में नहीं पाया जाता। दूसरा ऑप्शन गलत। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 136 को 52 दिया गया है। अगला, इंदिरा गांधी नहर के पूर्व होने पर राजस्थान में कितने क्षेत्र में सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा? 19.65 लाख हेक्टेयर। पुराना क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? ये मिट्टी की निचली सतह के ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा जल रिसाव के कारण होती है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पहला ऑप्शन सही है। अगला, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन उन्मूलन संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? तो ये भी पुराना है, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। अगला, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास पाई जाती है तो वो है भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहाँ है? यह नागौर और अजमेर के बीच में है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है वर्षा की न्यूनता और गायों की नस्लों को मिलाना है। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर, दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान में गिर पाई जाती है। अगला, राजस्थान से गुजरात गुजरने वाली निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 15। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है वह जेस्पार, तांबड़ा, पन्ना, बुलेस्टोनाइट। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाई गई थी वो है नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई कितनी होती है? तो ये नहीं बताई गई। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो चौथा, राजस्थान भारत का 90% जेस्पार उत्पन्न करता है, यही गलत है। सही क्या है? राजस्थान भारत का 7% बुलेस्टेनाइट उत्पन्न करता है, 100%, 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है और 75% रॉक फास्फेट उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट वीडियो हुआ। कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी।